उनको ग्रीन ट्रांजिशन में मदद मिले, किस तरीके से उनको ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में एक इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे कि उस ग्लोबल मार्केट में वो एंट्री कर सके। और मुख्य बात यह है कि एग्रीकल्चर जो है हमारे पूरे इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है और हमारी एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे हम डाइवर्सिफाई करें एग्रीकल्चर में, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है और वहां पे भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं किसानों की, तो डेफिनेटली जमीन तो हमारी लिमिटेड है, हम किस तरीके से जो है उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम बढ़ा सकें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे डेफिनेटली इसमें ज्यादा और सरकार का इस पर लगातार जोर भी है। और हमने तस्वीरें दिखाई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं संसद भवन में और लगातार केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा जी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी प्रवेश द्वार पर इस वक्त आप देख सकते हैं संसद भवन के, और वो अंदर जाते हुए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रक्षा मंत्री की बात निकली है तो डिफेंस वो सेक्टर है जिसमें लगातार जो है विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत जो है मजबूती आई है और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ये क्षेत्र खोल दिया गया है। और इससे पहले बस पृथ्वी में 2 मिनट, क्योंकि ये तस्वीरें हम बार बार क्यों दिखा रहे हैं, तस्वीरों को समझिए। 9वीं बार आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और ये साल दर साल की तस्वीरें देख रहे हैं और ये ट्रांजिशन भी समझिए कि जब पेपर से होता हुआ 2021 में टेक्नोलॉजी बदली, पेपरलेस पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं 2021 वो साल रहा जब टैबलेट के जरिए बजट पेश करना शुरू हुआ। और ये जो आप समझ रहे हैं आंकड़े, 8 बार लगातार बजट पेश किया, अब 9वीं बार वो साल होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम जरूर है, लेकिन लगातार उन्होंने बजट पेश नहीं किए 10 बार, 6 बार उन्होंने लगातार बजट पेश किए। और पहली वित्त मंत्री, सिर्फ महिला नहीं, देश की पहली वित्त मंत्री बनेंगी निर्मला सीतारमण जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। मनमोहन सिंह ने 5 बार बजट पेश किया और इसके अलावा जो अलग अलग वित्त मंत्री रहे हैं उनके नाम भी ये रिकॉर्ड 5 बार रहा और 9वीं बार अब ये रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम। जी हाँ, और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, नारी शक्ति की परिचायक हैं ये तस्वीरें और नारी शक्ति के रूप में प्रीति भी यहाँ पर विराजमान है स्टूडियो में और बार बार इन तस्वीरों के बारे में जिक्र कर रही हैं। और मैं बात कर रहा था आपसे जनार्दन जी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जो है विचारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके मन में क्या आता है कि क्या कुछ होना चाहिए, पहले 3 बिंदु या 3 क्षेत्र जिन पर जोर होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस बजट में? सबसे पहली जो एक तो खेती का जो मामला है और जिस तरह से कृषि का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, पशुधन के मामले में दूध के उत्पादन में हम सबसे आगे हो गए हैं, मछली उत्पादन हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना के माध्यम से और ये ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए चल रहा है। प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं संसद भवन, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और आपको बता दें एक औपचारिकता होती है जब प्रेसिडेंट को ये बजट की कॉपी सौंपी जाती है, उनकी मंजूरी के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलना बजट को जरूरी है। ये तमाम औपचारिकताएं हैं जो निभाई जाती हैं और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। और जैसा मैं एक बार फिर से बता रही हूं, नया इतिहास बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री जो लगातार 9वीं बार आज बजट पेश करेंगी। जी हाँ, और एक और इतिहास आज बन रहा है, पहली बार आम बजट देश का रविवार के दिन पेश किया जा रहा है। आप कुछ कह रहे थे जनार्दन जी? हाँ, तो वो दूसरा जो पानी का संकल्प है, आप गाँव में या कि जिस तरह का पीने का पानी का भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसके लिए पानी की आवश्यकता है हर घर को। तो मेरी प्राथमिकता, तो मैं जिस इलाके से आता हूं और देश के लिए भी वो आवश्यक है, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन
की वृद्धि और उसकी गुणवत्ता, पौष्टिकता, उसके साथ ही साथ दूध उत्पादन, मछली उत्पादन और शुद्ध जल और मकान, लोगों को रहने के लिए जिस तरह से 4 करोड़ मकान दिए गए हैं, बनाए गए, पिछले वर्ष ही 32 लाख मकानों का निर्माण हुआ है। तो अगर हमने खेती बढ़ा दी, दूध बढ़ा दिया, पानी दे दिया लोगों को, शुद्ध पानी और मकान मिल जाए, तो इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हुआ है। जिस तरह से हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने का अभियान चल रहा है, उससे स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत भारी वृद्धि होने की संभावना है। और इसके साथ ही जिस तरह से आयुष्मान भारत के तहत लगभग 11 करोड़ लोगों को राहत मिली है, पिछले साल ही लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरह से नए नए द्वार खुल रहे हैं और विदेशों से जो हमारा टाई अप चल रहा है, ये जो स्वतंत्र एग्रीमेंट हो रहे हैं और अभी EU के साथ जिस तरह के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए को प्राथमिकता दी गई है, इससे मैं समझता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, पानी, आवास, इन सारे चीज़ों की आवश्यकता है। और देश का नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो मैं समझता हूँ कि देश की आकांक्षाओं के अनुरूप, गरीबों की आकांक्षाओं के अनुरूप, ग्रामीणों की अपेक्षाओं के अनुरूप और जो स्लम्स एरिया है उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ये देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। नरेश जी, इसके अलावा हमने देखा जब किसानों की बात हुई, महिला, युवा और खासकर स्किल डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि तेजी से अब डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम हो रहे हैं, AI अब बहुत तेजी से मैं कहूँ एक अपॉर्चुनिटी बनकर आ रहा है, जिसे कई लोग एक चैलेंज के रूप में भी देख रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पर और खासकर युवाओं की ट्रेनिंग पर फोकस ये कितना अहम रहने वाला है? निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट पर पिछले बार के बजट में भी बड़ा फोकस था। 1000 ITI को अपग्रेड करने का काम और युवा कौशल विकास में इंडस्ट्री के अंदर उनको ट्रेनिंग हो, इसके लिए ट्रेनिंग सपोर्टेड स्कीम लाई गई युवा कौशल में और अनेक हजारों युवकों को उसका लाभ मिला है। परसों ही श्रम मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बताया कि पिछले वर्ष 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो इसलिए आवश्यकता स्किल लेबर की, स्किल एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा है, क्योंकि विश्व के साथ compete करना है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री के अनुरूप टैलेंट मिले, इसके लिए बहुत फोकस पिछले बजट में भी था और इस बजट में भी होगा। स्किल के साथ साथ शिक्षा भी वो क्षेत्र है जिस पर जोर है सरकार का, और उसको लेकर भी बड़ा रिफॉर्म जो है NEP के माध्यम से किया गया है। लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा क्षेत्र के, जनार्दन जी, उनका मानना है कि GDP का तकरीबन 6% तक इस पर खर्च होना चाहिए, उससे थोड़ा सा दूर है। 6% तो नहीं, लेकिन कुछ बढ़ने की संभावना। निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा का ज्ञान के नए क्षेत्र विकसित बढ़ रहे हैं और केवल अब शिक्षा कुछ सीमित पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रह गई है। अब तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से विषयों का अध्ययन सरल हुआ है, तो इस तरह और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी आई है। विश्वविद्यालय बहुत तेजी से बढ़े हैं, महाविद्यालयों की संख्या दुगनी से ज़्यादा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो शिक्षा पर भी खास फोकस रह सकता है। और जनार्दन जी और नरेश जी, फिलहाल हम आप दोनों को शुक्रिया कहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, आप कार्रवाई में हिस्सा लेना है, इसलिए आप लोग को इजाजत देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। शुक्रिया के साथ साथ शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए, और जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि केवल देशवासियों का नहीं, पूरे विश्व का ध्यान हमारे आम बजट पर है। कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार लगातार आम बजट पेश करेंगी देश का, और इस समय
कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के पश्चात संसद भवन के अंदर लोकसभा के भीतर पहुंचेंगे और लोकसभा में पेश किया जाएगा आम बजट 2026-27। बिल्कुल, तो हर वर्ग अपने अपने लिए उम्मीदें लगाकर बैठा है। प्रियदर्शी, अगर हम देखें तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, पूंजीगत व्यय के जरिए निजी निवेश को लगातार गति मिल रही है अब देश के अंदर, और यही कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे को संतुलित करने के लिए, डेट को कम से कम करने के लिए निजी निवेश को बढ़ाना जरूरी होगा। एनएचएआई को लेकर अगर हम देखें तो उसने डेट को अपना आधे से भी कम पर लेकर चले आए हैं। बहुत सारे अच्छे संकेत इसके हमें दिखे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि बजट के जरिए निजी क्षेत्र और ज्यादा क्या मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि अभी वो उतना आक्रामक नहीं है जितना जिसकी उम्मीद की जा रही है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का जब बोल रहे हैं कि कोई भी देश चाहेगा कि उसका डेट लेवल इतना बढ़ ना जाए कि वो मैनेज नहीं कर पाए। अभी जो इंडिकेशन इकोनॉमिक सर्वे से मिला है कि डेट काफी हद तक वेल मैनेज्ड है इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का जो अलग अलग मैकेनिज्म है, जैसे डेट मार्केट के ऊपर थ्रू बॉन्ड इशू, कितने हम उसके लिए तैयार है। अगर आप देखेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टॉक है अभी 94% ऑफ दैट एक्सटर्नल डेट को कवर करता है। 11 मंथ्स ऑफ हमारा इंपोर्ट कवर हो जाता है। तो डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट जो है कैपिटल मार्केट, उसमें कई सारे ऐसे इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट टाइम टू टाइम सोचा जा रहा है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए और जो लोकल करेंसी डेट के जरिए वो जो कैपिटल फंडिंग का जो जरूरत है उसको मीट कर पाए। जी, और सबसे बड़ी बात, जी बोलिए। तो ये भी आंकड़ा मिला है कि जो इस बार जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुआ है, बोथ इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, और जो आईपीओ, न्यू आईपीओ जो इशू हुआ है, सारे आंकड़े जो है कंट्री के फेवर में है। तो पूरी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे जो हमारा फिस्कल मैनेजमेंट है, जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू कैपिटल मार्केट, डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, ये एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जो हम हर साल बात करते हैं